Hello students, I am Alok Shrivastava. I am teaching physics for you. So today's lecture is on electric flux and Gauss theorem. The first topic is this chapter is area, a vector quantity. So नॉर्मली एरिया हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग के कोर्स में है उसमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एरिया, जैसे ये डिस्क है तो इसका एरिया आपने कैलकुलेट करा, ए निकला, और तो इसको कैसे शो करेंगे कि एरिया कैसे होता है। एरिया तो आप निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं ध्यान जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन भी हो सकती है उसकी। तो एरिया जो होता है, एरिया हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, किधर होगी। तो ये फिगर जो बना है इसमें एरिया, ये एरिया है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, नॉर्मल टू। इस एरिया में अगर आप एक लाइन खींचेंगे, डायमीटर ऐसे खींचिए, तो सेंटर से जो लाइन जस्ट नॉर्मल जाएगी, 90 डिग्री एंगल पे जाएगी इधर, तो वो ये एरिया की दिशा होगी। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन है एरिया की। और एरिया को शो कैसे करते हैं, ए और ऊपर एरो लगाते हैं। तो एरिया हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे और शो करते हैं। जैसे होता है ना, किसी कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड के टर्म्स में शो करते हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप लगाते हैं। वैसे एरिया के वेक्टर को शो कैसे करते हैं, ये डी एस, एक स्मॉल एरिया यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल एरिया ले लिया, तो इस स्मॉल एरिया को जो बहुत ही छोटा है उसको डी एस बोल देते हैं। तो इस डी एस में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे इसको बोल देते हैं एन कैप। ये एन कैप बताता है कि इसकी दिशा क्या है, ये अपवर्ड है और ये दिशा बताएगा। एन कैप का मतलब इस एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन डैश हो, एन कैप होगा। तो ये, अब ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी दिशा बताती है। डी एस इज मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन एन कैप से बता दी। तो अब हमारी डेफिनेशन ये पूरी हो जाती है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरी 2-3 पॉइंट और हैं। जैसे अगर एक क्लोज्ड एरिया है, मान लीजिए इस तरह का क्लोज्ड एरिया है, इस तरह का क्लोज्ड एरिया है, तो क्लोज्ड एरिया में यहाँ पर आपका एरिया है ds, जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये जो ब्लैक से करा हुआ है वो एरिया ds है, इसकी मैग्नीट्यूड ds है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये रे जो शो करती है वो डायरेक्शन एन वेक्टर की शो करती है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये टोटल क्या हो जाता है, डी एस एरो हो जाता है। ठीक, ये शो करने का तरीका है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके माउथ पे ऐसे एरिया को हमें डिफाइन करना है, तो इस तरह से शो कर दिया। तो यहाँ तक की एक बात हो गई। अब थर्ड थिंग ये है, बाय कन्वेंशन, इसमें एक धारणा बनी है, बहुत पहले से कन्वेंशन के रूप में माना जाता है, एरिया की डायरेक्शन प्लस होगी या माइनस होगी। तो
एरिया की कब प्लस होती है कब माइनस लिया जाता है वो हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक डायरेक्शन है आउटवर्ड और एक है इंटरवर्ड, लेकिन ये कंडीशन तब आती है जब हम क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं। क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे तो आउटवर्ड और इंटरवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई क्लोज्ड एरिया है ऐसा, और यहाँ पर इसका माउथ है, दूसरा भी क्लोज्ड एरिया यही है, इसको दोबारा बनाया है और इस तरह के माउथ है। अब इसमें देखिए ये एरो जो है एन वेक्टर है, क्या है, एन वेक्टर, ये एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर यहाँ पर है और यहाँ पर आउटवर्ड है, तो इसको एन वेक्टर को पॉजिटिव बोलते हैं। और जब ये इनवर्ड हो जाता है तो इस एन वेक्टर को क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो ये निगेटिव एन कैप है और ये पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड को पॉजिटिव एन बोलते हैं, इंटरवर्ड को माइनस बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डी एस इक्वल टू डी एस एन वेक्टर, और ए वेक्टर इक्वल टू माइनस डी एस हो गया। या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, माइनस डी एस मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर, माइनस शो करेगा कि ये इंटरवर्ड है और यहाँ प्लस शो करेगा कि ये आउटवर्ड है। आगे जरूरत, सो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको प्लस एन कैप बोलेंगे और इंटरवर्ड में माइनस एन कैप बोलेंगे। ओके, नाउ एरिया का टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया, हमारा रिवीजन पूरा हो गया। अब सेकंड टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऐसे तो हम लोग को नहीं मालूम चलता सॉलिड एंगल ये क्या है, लेकिन ये काफ़ी कुछ वॉल्यूम से संबंधित होता है, नियर अबाउट टू वॉल्यूम से संबंधित होता है। जैसे अभी एरिया की बात कर रहे थे तो वो एक प्लेन एरिया का बात हो रही थी, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर है, तो स्फीयर कैसा होएगा, ये छाया पड़ रही है, ये शेडो पड़ गया, ये गोला है, गेंद है। तो स्फीयर के अंदर जाते हैं, स्फीयर के अंदर जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से हमने कट कर लिया, यहाँ से कट करके देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर होगा, वहाँ से हम मान लीजिए इस एरिया को निकालना, इस एरिया कितना, ये एरिया कितना सेंटर पे एंगल बनाता है। अब ये एरिया स्फीयर है, तो यहाँ पर अगर इसकी सरकमफ्रेंस से ऐसे आप मिला देंगे, यूँ मिला देंगे, तो कैसे कैसे आएगा, ऐसे ऐसे लाइन खींचेगी और ऐसे खींचेगी, तो ये एक कोन की तरह हो जाएगा। कोन कैसे होगा इसको अलग बताते हैं, कोन ऐसे होएगा, ऐसे बताते हैं। ये हो गया उसकी सर्कुलर, वो कहते हैं प्लेन हो गया, और ये यहाँ से ऐसे कोन बना देगा। तो इस कोन पे जो सॉलिड एंगल बनता है, मतलब वॉल्यूम में बनता है, प्लेन में नहीं बनता, वॉल्यूम बनता है। मतलब कोन में आपने जो है पॉपकॉर्न भरे तो भर जाते हैं ना, वो वॉल्यूम होता है। तो इसमें जो जितने पॉपकॉर्न भरेंगे उस पॉपकॉर्न इतने जगह पे जो एंगल बनाएंगे वो एरियल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो बनता है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो इसको ओमेगा सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए टॉपिक पे आते हैं। इसको हमने एक क्लोज्ड सरफेस एरिया, स्फेरिकल, इसको बोलते हैं सेंटर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस मतलब कुछ ऐसे, कुछ बेलन टाइप के, सिलेंड्रिकल, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्लोज्ड एरिया सरफेस है, थोड़ा सा कर्ड है, उबड़ खाबड़ बनाया है। अगर स्फेयर का लेते तो ऐसे हो जाता। तो ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है, लेकिन ये वॉल्यूम लिए हुए। तो इसमें इस क्लोज सरफेस एरिया के इतने हिस्से का जो है वो हमने सेक्शन लिया है, उसको दिखाया है। और इसका सेंटर क्या है इस सरफेस एरिया का, ओ है। तो ओ सेंटर पे यहाँ से हमने लाइन मिलाई, यहाँ से मिलाई, तो एक कोन बन गया। अब कोन जो है बीच में हमने देखा, यहाँ पर इसको रिंग करके देखा, ये सॉलिड एंगल ओमेगा बन गया। ये सॉलिड एंगल कितना बन गया,
ये जो सॉलिड एंगल आया है इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कंसीडर कर रहे हैं कि इतने एरिया का सॉलिड एंगल आपको पता करना है, तो यहाँ से आप एक कोण बना दीजिए, ऐसे 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 रेखाएं खींचिए। अब कोण में ये यहाँ से ओ पॉइंट से इस कॉर्नर की दूरी r है, इसको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस का। तो ये हमने यहाँ मिला दिया। अब इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा है बड़ा है कैसा है, तो डेल्टा एस हुआ और ये इसकी दूरी r है। तो इसको कैसे शो करेंगे फॉर्मूले से, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब रफली हमने ये यहाँ तक पढ़ाया, बाद में आगे और पढ़ाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसको कहते हैं स्टा रेडियन, स्टा रेडियन बोलते हैं। इसका यूनिट है स्टा रेडियन। और होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये डेल्टा एस कौन सा होता है, ये जो है इस एरिया का ओ सेंटर से परपेंडिकुलर जो है एरिया होता है। ये जितना एरिया है, यहाँ से जितनी रेखाएं खींचेंगे नियर अबाउट टू 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, क्योंकि ऐसे होगा तो यहाँ से मिलाएंगे तो भी वहाँ से मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो ऐसा कर लीजिए, इसको छोटे छोटे ऐसे गोले बना लीजिए। ऐसे गोले बनाएंगे तो हर एक गोला जो है यहाँ से ओ से जब करेंगे तो उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आएगा, और ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक तो यहाँ से ये ऐसे रेखा खींचेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। अभी छोटे में नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर वही करा हुआ है, ये एरिया है, इसमें ये नॉर्मल खींचा है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। ये डिस्क मान लीजिए यहाँ आ गई है इस जगह, छोटी जगह पे, तो यहाँ से जब बनाएंगे ये नॉर्मल हमने खींचा तो परपेंडिकुलर होएगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि डेल्टा एस जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होएगा। ठीक है, तब एरिया काउंट करेंगे, वो परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करके रखेंगे और फिर आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तब स्टा रेडियन होता है। अब इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ नॉर्मल सरफेस, वही बात जो हम समझा रहे थे, एरिया ऑफ नॉर्मल सरफेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसको डिस्टेंस स्क्वायर को आर कहते हैं, डिस्टेंस को आर कहते हैं, बाकी आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी एक हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक वाज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में अब देखिए हमने बताया था आपको कि सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं। तो सॉलिड एंगल में हमने बताया था कि एरिया परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब उससे दूरी के डिस्टेंस जो ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हम चले तो हम उसको डेल्टा एस बोलते हैं। और फिर जो परपेंडिकुलर एरिया है और उसके बाद उसके वहाँ से सेंटर से उसकी दूरी का स्क्वायर का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो स्टा रेडियन में माना जाता है। अब थोड़ा सा हम, अभी तक तो ये बात थी कि हम परपेंडिकुलर एरिया बता रहे थे, आपको साफ साफ दिया था कि परपेंडिकुलर एरिया है तो उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे सेंटर यहाँ इस पॉइंट पे हमको इस तरह का सरफेस है और वो इस तरह से है और उसका हमें सॉलिड एंगल निकालना है। तो ये जो है, अब इससे इसके सेंटर, जो इस सरफेस का सेंटर है सर्किल, ये है। सपोज इसको मान लीजिए आप P मान लीजिए, इस सेंटर को P मान लीजिए। तो एक मिनट बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, गलती। हेलो, लास्ट सेशन में फिगर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, उसके लिए सॉरी।
अब देखते हैं आगे अपना सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं। अभी तक हम लोग साधारण पढ़ रहे थे कि सॉलिड एंगल हमने कोई सरफेस ली मान लीजिए और उसके परपेंडिकुलर के वो पॉइंट से हमने मिलाया, उस ऐसा पॉइंट से उस एरिया पे परपेंडिकुलर खींचा, तो उस कंडीशन में हम सीधे डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन अब ये दूसरा केस ये है कि इसमें जो है यहाँ से ओ पॉइंट से इतनी दूरी पे जब लाइन खींची तो इस पे ये जो सरफेस है हमारा वो टिल्ट है। टिल्ट मतलब ऐसे है, ऐसे नहीं है। तो ये एरिया का, इस एरिया का सॉलिड एंगल हमें कैलकुलेट करना है जो कि ओ पॉइंट पे मार्क करता है एरिया। तो ये एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हमारी समस्या है। तो अब देखिए हमारी डेफिनेशन में ये था कि हम जो है ओमेगा निकालते हैं एरिया जो कि परपेंडिकुलर हो आर वेक्टर के, इस यहाँ से रेडियस कह सकते हैं आप, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तो ये टिल्ट है, लेकिन कितना टिल्ट है तो वो तब पता चलेगा जब इसके पॉइंट से, इसी पॉइंट पे हम इस डायमीटर पे एक वो खींचेंगे, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे खींचा तो ये डेल्टा एस वेक्टर होगा जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें डेल्टा एस चाहिए, और तो ये जो परपेंडिकुलर है इससे थीटा एंगल बनाएगा। किस वेक्टर से बनाएगा, आर वेक्टर से। यहाँ से इस पॉइंट पे जो इसके सेंटर पे ये पॉइंट पी है, तो इसको मिलाएंगे। तो अब ये डायमीटर है, इससे हम लंबवत ऐसे खींच रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर थीटा एंगल बनाता है जो कि आर वेक्टर जो सेंटर से इसके सेंटर से इस सेंटर पे मिलाते हैं तो ये डायरेक्शन मिलती है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें कौन सा एरिया यहाँ रखना है, हमें एरिया वो रखना है जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इस सेंटर पे, इस एरिया के सेंटर जो ये वाला है, इससे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींचा। देखिए हम इमेजिनरी वो कहते हैं परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे 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 करके, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरह से आएगा। कैसे आएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर बन गया। तो अब ये हमारा ये एरिया जो है वो काउंट होएगा उसमें फार्मूले में, ठीक है। तो अब हमने इसको एक इमेजिनरी डिस्क बना दी यहाँ पर। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए डेल्टा एस है, इसका कंपोनेंट इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक, डेल्टा एस कॉस थीटा हो गया। तो ये एरिया जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मान कितना है, डेल्टा एस कॉस थीटा। जबकि ये जो टिल्ट वाला एरिया, जो रियल टिल्ट है, उसका एरिया कितना है, डेल्टा एस है। तो हमें कौन सा एरिया फार्मूले में रखना, हमें ये वाला एरिया फार्मूले में रखना है, डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको आप इजीली समझ सकते हो कैसे निकाला हमने। देखिए ये ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये थीटा है और ये एल दूरी है, तो एल ये जो लंबाई होती है वो ये बेस कहलाता है, ये इस ट्रायंगल का बेस कहलाता है। तो हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन इधर लेना है, तो ये बेस साइड पे लेना है। तो बेस साइड कौन सा होता है, कॉस थीटा, तो ये एल कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो वही चीज़ करी हमने यहाँ पर, डेल्टा एस ये वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है, बेस साइड में हमें इसका कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट होगा डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा एस कॉस थीटा एक्चुअल में ये वेक्टर होगा, कौन सा, डेल्टा एस कॉस थीटा। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो डेल्टा एस कॉस थीटा कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, ये वैल्यू शो कर रहा है।
तो ये वैल्यू हम फार्मूले में रखेंगे। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे ये इसका मान कैलकुलेट करना है। ये तो अभी हम यहाँ तक कैलकुलेट करें तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया डेल्टा एस कॉस थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि एरिया की डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये डेल्टा एस कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे और अपॉन आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो सॉलिड एंगल इधर होगी, किसके वाली, इसकी वाली होगी, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर स्टार रेडियन। अब ये तो था फार्मूले के बाद, अब इसको वेक्टर फॉर्म में समझना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए डेल्टा एस कॉस थीटा जो है वो क्या कहलाता है, अगर आर यूनिट वेक्टर आर हो किस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो डेल्टा एस कॉस थीटा को डेल्टा एस डॉट आर कैप बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या चीज है, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, कौन से वेक्टर, आर वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर का। तो यहां से ये प्रूव होता है कि डेल्टा एस इज ए वेक्टर एंड आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग आर। यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एस इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है और आर यूनिट वेक्टर है। तो अब इसकी वैल्यू ये वाली यहां रख देते हैं। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस एरो डॉट आर कैप और अपान आर स्क्वायर। अब देखिए आर यूनिट वेक्टर है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी की वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर इतना बराबर आ जाएगा। तो आर वेक्टर अपॉन आर यूनिट वेक्टर आर हो गया। तो अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक। तो ये क्या है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सॉलिड एंगल जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का। अब यहाँ पर आपको कठिनाई हो सकती है याद करने में, तो ये फार्मूला जो है कभी ना भूलिए। ये फार्मूला अगर भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अभी तो आर स्क्वायर बता रहे थे अब आर क्यूब हो गया, ये कैसे। तो आर क्यूब इसलिए हुआ कि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू है आर वेक्टर अपॉन आर। इसका मैग्नीट्यूड जब यहाँ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वो आर कैप बचेगा केवल, ठीक। तो इसलिए जब इस तरह के फॉर्म में होगा तो आर क्यूब है। बाकी ये आप अपना एक्स्ट्रा रखिए याद में, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी आपको वहाँ यूज़ करने के लिए उसमें जनरली आपको ये फार्मूला तक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गई आपकी। और बाकी क्या खास बात है, सॉलिड एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज नॉट स्केलर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात ध्यान में रखिएगा, एरिया इज ए वेक्टर बट सॉलिड एंगल इज नॉट वेक्टर, ठीक। अब देखिए इसका यूज हमें दो चीज़ों में करना पड़ता है, दोनों ही पैरेलल है, समझने में बड़ी आसानी है। तो हेडिंग है सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय इट्स होल सरफेस। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय इट्स होल सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो एग्जाम्पल हमने बनाए ए एंड बी। पहले में हम दिखाएंगे कि एक स्फीयर है, मान लो बॉल है, तो बॉल के सेंटर पे टोटल सरफेस द्वारा सॉलिड एंगल कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये शो करेंगे कि एक रैंडम
स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मतलब थोड़ी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस होगी, जैसी भी होगी तो उसको कैसे निकालेंगे, कैसे ओमेगा निकालेंगे? तो पहले हम उसका बॉल का देख लेते हैं। तो ये बॉल है, ये शेडो पड़ रहा है, ये बॉल ऐसे है। अब इसका सेंटर O है, R इसकी रेडियस है। तो हमने दो जगह इसको बना के दिखाया है कि अगर इस पॉइंट, मान लो सपोज ये पॉइंट P1 है, ये P2 है, तो P1 P2 पे हम टेंजेंट खींचेंगे इसकी, इधर खींची इधर खींची, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि ये सरफेस से इस पे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगी। अब इधर मिलाएंगे तो भी परपेंडिकुलर मिलेगी, यानी कि बॉल के किसी भी पॉइंट को सेंटर O से मिलाएंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगी। तो इसलिए हमारी ये कंडीशन इसमें पूरी हो जाती है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सरफेस लेनी है और उसको R² से डिवाइड कर देना है। तो अब सरल है, ओमेगा इक्वल टू होल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, इसका पूरा होल एरिया R के परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पर होल एरिया लिख देंगे अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R² हो जाएगा। तो द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। ये बात याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ से इसका कितना माना जाएगा? 4πr² और अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R², तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4π आ जाएगा स्टार रेडियन। तो ये स्टैंडर्ड है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही स्फीयर की बात आए तो आप कह दीजिए 4π स्टार रेडियन, ठीक। अब थोड़ा सा जादू टाइप का चीज़ बी में है। अब मान लीजिए ये बॉल नहीं है, कोई कार्टून का डब्बा है, आड़ा तिरछा दबा हुआ, वो ऐसे 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 करके ऐसे है। अब उसके सेंटर था, जो पहले सेंटर था, उस सेंटर पे उस पूरे डब्बे के सरफेस से आपको सॉलिड एंगल गेन करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ओरिजिन लेते हैं, वहाँ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें ओमेगा कैलकुलेट करना होता है, उसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी R रेडियस का सर्किल बना देते हैं और इसकी रेडियस एक्चुअल लेते हैं, जितनी हमने बनाया उतनी लेंगे, R सेंटर पे बना दिया। अब देखिए, चाहे तो बाहर वाला चाहे इमेजिनरी सर्किल हो, इमेजिनरी स्फीयर हो, दोनों के लिए ही ओमेगा की वैल्यू जो है वो सेम होएगी, क्योंकि सेंटर तो वही है। इतने वॉल्यूम से यहाँ जो एंगल बन रहा है, इतने वॉल्यूम से वहाँ एंगल बन रहा है, दोनों सेम आएंगे। तो एरिया ऑफ इमेजिनरी स्फीयर अपॉन रेडियस स्क्वायर, यहाँ काम सरल हो गया, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा? 4πr² होगा और रेडियस R², सॉरी यहाँ पर स्मॉल r रख देते हैं, नहीं तो फिर चेंज हो जाता है। तो R² से डिवाइड कर दिया तो फिर 4π रेडियन आ गया, स्टार रेडियन आ गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है। इसको किस में काउंट करते हैं? स्टार रेडियन में। तो गॉस थ्योरम टॉपिक में दो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए आज, दोनों ही से ही आगे चल के आपको गॉस थ्योरम समझने में आसानी होगी। तो ये आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। ओके, गुड बाय।